हाय दोस्तों, मैं अमन कुमार हर्ष और आप सभी को मैं 74वें स्वतंत्रता दिवस की तहे दिल से बधाई देता हूं। साथियों, जैसे कि हम सभी जानते थे कि आज से 74 साल पहले हमारा देश ब्रिटिश का गुलाम हुआ करता था, लेकिन हमारे देश के सेनानियों ने अपनी खून की आहुतियां देकर हमें आज़ाद कराया। साथियों, इसके पीछे की हिस्ट्री में बता देना चाहता हूं कि हमारा देश सिर्फ ब्रिटिश का ही गुलाम नहीं हुआ करता था। इससे पहले भी हमारे देश पे न जाने किन नाम से विख्यात, कभी यमनों का तो कभी शंकों का, तो कभी पुर्तगालियों का, तो कभी तुर्कियों का, न जाने और किन लोगों का हमारे देश को गुलाम बनाया। और सभी का एक ही काम था, हमारे देश को लूटना पाटना। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हश्र हुए विदेशियों ने हमारे साथ किए कि पूरी हमारी सोने की चिड़िया को उजाड़ दिया गया। तो साथी, इसके पीछे की हिस्ट्री के साथ हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे कि क्या हुआ, किस प्रकार यूरोपियों ने हमारे देश में आगमन किया और हमारे देश को लूटा पाटा। साथियों, इस 15 अगस्त से हम लोग एक 5 वीडियोस की सीरीज का स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग की पूरी हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन कवर करेंगे और आज़ादी के साथ 15 अगस्त 1947 की घटना के साथ खत्म कर देंगे। साथ ही इस 5 वीडियो की सीरीज में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा और इससे जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और साथियों, बता दें इसके साथ ही साथ कि इस वीडियो सिर्फ हम लोगों को एक स्वतंत्रता दिवस की जानकारी भर ही नहीं, आने वाले समय में आप सभी को विभिन्न प्रकार की एग्जामों में भी सहायता देगा। तो साथियों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और क्या हुआ और किन लोगों ने इसको लूटा पाटा, तो इसके साथ हम लोग अपनी वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा अपने बगल में एक पोर्शन में आप सभी को एक मैप, जिसको विश्व मैप के द्वारा मैं आपको 5 कॉन्टिनेंटों के साथ, 7 कॉन्टिनेंटों के साथ पूरी आपको कवर करूंगा। हाँ दोस्तों, तो हम बता दें कि हम इस पूरे वीडियो में ब्रिटिश हमारे देश को किस प्रकार गुलाम बनाया और कैसे इसके पिछले हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, तो इसके बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करेंगे यूरोपियों का आगमन। तो किस प्रकार यूरोपीय हमारे देश में आते हैं। हम बता दें कि कहा जाता है कि हमारे देश भारत की खोज वास्को डी गामा नामक व्यक्ति ने की। तो उस व्यक्ति ने भारत की खोज कैसे की, भारत तो पहले से एग्जिस्ट था। हमारा तो हिस्ट्री हड़प्पा की सिंधु घाटी सभ्यता से है। इसके बारे में भी जानकारी आपको आने वाले अभी 5-10 मिनट में ही मिलेगी। तो दोस्तों, हम इसके कड़ी में हम बता दें कि हाँ, जिस अर्थ पे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, ये 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियन से घिरा पड़ा है। और साथियों, हम लोग आपको मैं दिखाना चाहूँगा अपने साथ ही साथ वीडियो में कि जो जिस प्रकार देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। और अंटार्कटिका के बारे में एक छोटा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये पूरा सा यहाँ पे आइसलैंड की तरह है। यहाँ पे सिर्फ रिसर्च के लिए लोग जाते हैं, यहाँ पे लोग का एग्जिस्टेंस नहीं है। साथियों, यहाँ पे येलो कलर में जो एशिया आपको दिख रहा है और ब्लू में आपको यूरोप। यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि यूरोप के बारे में, जो कि यूरोप से लोग ही हमारे यहाँ भारत पे आते हैं, हमारे गोल्डन सोने की चिड़िया को किस प्रकार लूटते हैं, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और साथियों, आप देखते होंगे कि जो वाइट कलर का इसमें दिखा रहे जो लाइनिंग है, यहाँ पे रिवर को यहाँ पे शो किया गया है पूरे ग्राफ में। और यहाँ पे ज़्यादा नदियाँ हैं, सबसे अधिक नदियाँ यूरोप में हैं। इसका मेन कारण है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जिस महानगर में नदियाँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे विकास उतनी ही चरम सीमा पे होता है। वही हाल यूरोप में भी देखने को मिला। यूरोप में आप वाइट में बहुत सारी नदियाँ हैं। यहाँ पे यहाँ के टेरिटरी बहुत छोटे हैं और नदियाँ ज़्यादा हैं, यहाँ पे विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। और यहाँ पे आपका येलो कलर में जो आपका इंडिया है। तो साथियों, मैं आपको अब बताना चाहूँगा कि यहाँ पे यूरोप में जो कि आप बगल में देख रहे हैं, यूरोप में आने वाले समय में वहाँ पे विकास बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। जनसंख्या के हिसाब से, वहाँ जनसंख्या के हिसाब से टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे चल चुकी थी। और इसके के साथ साथ एक समय ऐसा आया पूरे यूरोप में, वहाँ पे जो निगेटिविटी सी फैल गई, वहाँ पे पूरे निगेटिविटी सी आ गई। लेकिन उसी के कुछ वर्षों के बाद वहाँ के लोगों ने क्रिएटिविटी वहाँ के अंदर जागृत हुई और वहाँ पे अपने लिए मशीनरी जैसे बहुत सारे उपकरण बनाए और वहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट किया। और एक बहुत ही पूरे वर्ल्ड में एक का इस सबसे टेक्नोलॉजी का बड़ा क्षेत्र होने लगा। साथ ही साथ जैसे दोस्तों टेक्नोलॉजी और मशीन आए, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी, कच्चे माल की ज़रूरत पड़ी। इसकी पुष्टि के लिए इन लोगों ने व्यापार का एक रास्ता चुना। तो साथियों, जिस प्रकार से इनमें निगेटिविटी आ गई थी, लेकिन कुछ समय में इन्होंने विकास का जो मार्ग अपनाया, इसी को जो चेंजिंग था उनके उस टाइम में और इस टाइम में, उसी को हम लोग बोलते हैं पुनः जागरण। पुनः जागरण को हिस्ट्री के लैंग्वेज में हम रिनेंसा बोलते हैं। साथियों, मैं अब दिखाना चाहूँगा कि रिनेंसा होने के बाद यहाँ के लोगों को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी। तो यहाँ के राजाओं ने, यूरोप के राजाओं ने मोस्टली केसेस में यहाँ पे स्पेन के
और यहाँ के पुर्तगाली के राजाओं ने स्पॉन्सर करने लगे लोगों को कि आप लोग जाएं अन्य देशों की यात्रा करें और वहाँ जाने का रास्ता खोजें, जिससे कि हम लोग व्यापार कर सकें और विश्व में किन किन देशों में रॉ मटेरियल कहाँ पे उपलब्ध है, इसके लिए वहाँ के राजाओं ने, यूरोप के राजाओं ने लोगों को स्पॉन्सर करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी की कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि 1992 में एक व्यक्ति भारत की खोज पे निकला। लोगों को मालूम था कि हड़प्पा जैसी सभ्यताओं के होने के बाद वहाँ के लोगों को मालूम था कि एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल एक एशिया में बहुत ही अच्छे तादाद में मिलने की है। तो उन्होंने भारत की खोज के लिए 1992 में एक व्यक्ति ने अपने लिए एक यात्रा किया, जो कि आप बिल्कुल देख सकते हैं मेरे राइट साइड के पूरे ग्राफ में, कि ये यूरोप से निकला वो भारत की खोज के लिए। लेकिन उसके साथ होता क्या है, वो तो भारत की खोज पे निकलता है लेकिन वो भारत की खोज नहीं कर सका और वह सीधे चला जाता है अपने यहाँ पे आपके यूरोप से निकलते हुए। यहाँ पे आप देखेंगे कि अब जो पोर्शन है यहाँ से यूरोप से होते हुए यह नॉर्थ अमेरिका के साइड यहाँ पे चला आता है। तो नॉर्थ अमेरिका में जाने के बाद उसको ऐसा लगता है कि मैंने भारत की ही खोज कर दी, लेकिन वो भारत नहीं, वो तो अमेरिका रहता है। और इस प्रकार अमेरिका की खोज आपका क्या कोलंबस करते हैं और कोलंबस ने अमेरिका की खोज भारत को जान के की थी। तो आज भी मैं बता दूं कि जो आपको ये जो इलाका दिख रहा है, इस इलाके में आपको मैं दिखा दूं कि जो ये इलाका है यहाँ पे भी अभी भी आज भी वहाँ के जो लोग हैं उनको रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है, जो कि अमेरिकी लोगों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद एक दूसरा व्यक्ति जो निकला, जो कि मैं फिर भी मैं वीडियो में दिखाना चाहूँगा कि इसने यूरोप से होते हुए आपके यहाँ से निकला। ये व्यक्ति यूरोप से निकलते हुए दक्षिण अफ्रीका के पॉइंट पे आ गया, दक्षिण अफ्रीका के सबसे उत्तरी पॉइंट पे आ गया, आपके नॉर्थन पॉइंट पे, जिस पॉइंट को बोला गया केप ऑफ गुड होप या फिर आशा अंतरी पॉइंट भी बोला गया। मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से ये आया व्यक्ति। आपको कोलंबस के बाद दूसरा जो था जिसको कि स्पेन ने स्पॉन्सर किया था विश्व की यात्रा पे जाने के लिए, रास्ते खोजने के लिए, इंडिया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने जिस प्रकार अमेरिका की खोज की, इसके बाद एक दूसरा व्यक्ति यूरोप से निकला भारत की खोज के लिए। और इसने यहाँ से आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये यूरोप से होते हुए आपके पूरे आपके अफ्रीका के साउथर्न पॉइंट पे पहुँचा, जिसको हम लोग ने केप ऑफ गुड होप पॉइंट का नाम दे दिया अपने हिस्ट्री के लैंग्वेज में, जिसके कि आशा अंतरिक्ष पॉइंट भी कहा गया। और जो इस व्यक्ति था, जो ये सेकेंड जिसको पुर्तगाल ने स्पॉन्सर किया था, इसको बार्थोलोमू डियाज जिसका नाम था। बार्थोलोमू डियाज ने सेकेंड टाइम यहाँ पे अफ्रीका के यहाँ पे आपके साउथर्न पॉइंट पे आने के बाद यहाँ से अपनी यात्रा खत्म कर दी और असफल होते हुए तुरंत वापस चला गया। और यहाँ से पोर्शन स्टार्ट होता है हमारे वास्को डी गामा का। इसी के देखिए वास्को डी गामा होता क्या है कि वास्को डी गामा तीसरा व्यक्ति था जिसने भारत की यात्रा के लिए यहाँ से फिर स्पॉन्सर किया गया उसको, उसने अपनी यात्रा स्टार्ट की। उसने अपनी यात्रा बार्थोलोमू डियाज के बेसिस पे किया, इसी के सेम बेसिस पे इसने अपनी पूरी यात्रा को स्टार्ट की और साथ ही साथ इसी के मार्गदर्शक में चला। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार रेड लाइन से दिखाऊंगा कि इसी को फॉलो करते हुए इसी की रास्ते को यहाँ से ही एक गुजरात का व्यक्ति की सहायता लेता है। गुजरात की व्यक्ति की सहायता से उसको नदी में कहीं से मिल गया, समुद्र में उसको मिल गया होगा, उसी की सहायता से इसने भारत की खोज की और यहाँ से आपके इंडियन ओशियन से होते यह केरल के काली तट पे पहुंच गया। इस प्रकार वास्को डी गामा आपके कोलंबस जो कि 1492 में अमेरिका खोज कर चुका था, उसके 6 साल बाद 1498 में इसने भारत की खोज कर दी और एक केरला के कालीकट के घाट पे पहुंच गया और यहाँ से अपने व्यापार को स्टार्ट किया। तो दोस्तों बात यह है कि क्या इसके पहले भारत की खोज नहीं हुई थी, भारत एग्जिस्टेंस में था कि नहीं, क्या हिस्ट्री थी भारत की। तो दोस्तों हम बता दें, हमारा हिस्ट्री हड़प्पा जैसे सिंधु घाटी सभ्यताओं से है। हम लोग 5000 ईसा पूर्व से हमारी हिस्ट्री है और हम लोगों का हिस्ट्री ऐसे ही बना पड़ा है। लेकिन जैसे कि हमने अभी पीछे बताया कि इन लोगों ने व्यापार के लिए रास्ते की इनकी खोजना था, क्यों इनको रास्ते खोजने की इस प्रकार की जरूरत पड़ी, मैं आपको एक क्लिप के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका यूरोप है और यूरोप का पहले जो कि बिजनेस जो इंडिया चलता था, आपको मैं बताना चाहूँगा जो सिंधु घाटी की सभ्यता आपको लगभग यहाँ पे थी। यहाँ से पूरी देख रहे हैं दिल्ली जो जयपुर का जो इलाका दिख रहा है आपको, यहाँ से पूरी बिजनेस। और आपको बता दें कि जो ईरान का जो पठार है, यहाँ पे सिंधु घाटी के जो सिक्के हैं हमारी सभ्यताओं में जो चलते थे, यहाँ पे रिसर्च के दौरान पाए गए। इससे कि मानते हैं कि हम लोग पूरे विश्वव्यापी व्यापार करते थे, उस समय लोग हमें जानते थे। लेकिन हुआ क्या
कि व्यापार के लिए सभी देश आगे बढ़ते चल रहे थे। तो इसी में साथ साथ जब यूरोप का भी बिजनेस चल रहा था तो यूरोप के लिए सिर्फ दो रूट थे। उसका एक रूट था कि वो अपना बिजनेस लेने के लिए यहाँ से देखिए, ये यूरोप का जो हिस्सा मैं आपको क्लिप के माध्यम से दिखते हुए होते हुए आपका यहाँ ईरान से पठानी इलाकों में आए, उसके बाद यहाँ पे भारत के थ्रू एग्जिस्ट कर सके। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे ईरान का इलाका है और तुर्की, यहाँ पे जो कि दोनों मुस्लिम बहुमूल्य कंट्री थे शुरू से स्टार्टिंग में, तो लोगों ने यूरोप का बहिष्कार किया, यूरोप को बिजनेस से यहाँ से हटा दिया। इस प्रकार यूरोप को यहाँ आने जाने में पाबंदी लग गई, यूरोप यहाँ नहीं आ सकता था। इसके बाद यूरोप ने अपना दूसरा रास्ता चूज किया, और यूरोप का दूसरा रास्ता चूज ऐसे किया कि यूरोप ने यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये अफ्रीका की जो आपको रेड सी आपको दिखने को मिलेगा, जो लाल सागर यहाँ दिख रहा है, यहाँ से व्यापार होता था। मैं बताना चाहूँगा फिर से आपको क्लिप के माध्यम से कि देखिए सबसे पहले यहाँ होता क्या था कि इन लोगों को व्यापार करने के लिए ये जो भूमध्य सागर जो है यहाँ पे आप लोगों को यहाँ से आना पड़ता था। सबसे पहले तो जो उन सबों को जो माल ले जाना फिर लेके आना भी था, तो उसके लिए इन लोग यूरोप से इतने थ्रू, तो ये लोग ऐसे रहते थे यहाँ पे अपना ये पानी से आते थे। इतना पानी में आने के बाद, जैसे इतना पानी में आते थे, इसके बाद होता क्या था, पानी में आने के बाद रेड सी का इलाका क्रॉस करने के लिए अफ्रीका में ये पूरे अफ्रीका में एग्जिस्ट करते थे आपका किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू इनको आना पड़ता था। उस समय बहुत रहा होगा बैलगाड़ी या फिर जैसे कुछ रहा होगा। उसके बाद ये आ जाते थे आपके रेड सी में। इतना एग्जिस्टेंस के बाद इतनी जो ग्रीन कवर आपको दिख रहा है पूर्ववर्ती मरुस्थल के क्षेत्र में, इन लोगों ने अपने ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते थे, ये यहाँ से आते थे। उसके बाद फिर ये लाल सागर में यहाँ से उतरते थे। आपको मैं दिखा दूँ यहाँ से, ये लाल सागर में उतरते थे, फिर यहाँ से किसी जहाज या नाव के जरिए ये अपनी व्यापार को आगे बढ़ाते थे। यहाँ से इनको आना पड़ता था। इस प्रकार इन लोगों को बहुत ही मोटी रकम चुकानी पड़ती थी व्यापार करने के लिए, फिर ये यहाँ पे समुद्री एरिया में आ पाते थे। आप सोच सकते हैं कि किसी व्यापार को करने के लिए किस प्रकार का इन लोगों को एग्जिस्टेंस करना पड़ता रहा होगा, कि सबसे पहले आप जहाज में ला दें, उसके बाद फिर बैलगाड़ी या फिर किसी की सहायता लेके इनके कई महीनों तक यात्रा करें, फिर उसके बाद फिर से उसको लादा जाए। किस प्रकार का इसमें व्यापार में मुनाफा कैसे हो पाएगा, इसके लिए उन लोगों को अब किसी न किसी एक सरल मार्ग की चुनाव की जरूरत करनी पड़ी। इसलिए उन लोगों को जरूरत थी कि यूरोप को खोजा जाए, यूरोप से भारत का आने का रास्ता खोजा जाए, एशिया महाद्वीप में आने का रास्ता खोजा जाए, जिससे कि व्यापार को आगे बढ़ाया जा सके। इस प्रकार भारत की खोज की गई, ये इसकी संज्ञा दी जाती है। अब साथियों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ से अगर भारत की रास्ता खोज देने के बाद इन लोगों को कितनी आसानी हो गई कि ट्रांसपोर्ट को एक ही बार ले जाने के लिए एक बार ला दो, अब डायरेक्ट जहाँ आपको एशिया में आना है, भारत में आना है, आप आ सकते हैं। आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ से आते थे कैसे। ये यूरोप से यहाँ का इनका माल निकलता था, और उसको निकलने के बाद यहाँ से जैसे कि मटेरियल आता था, यहाँ अंटार्कटिकन ओशियन सी से होते हुए, ये अटलांटिक ओशियन से होते हुए इंडिया में, यहाँ पे इंडियन ओशियन में एग्जिस्ट करके आपका केरला में एग्जिस्ट कर लिया जाता था। दोस्तों, यूरोपियों को भारत इतना अच्छा क्यों लगने लगा, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जब फर्स्ट टाइम वास्को डी गामा जब भारत की खोज के लिए आया था, तो उसको जितने पैसे में स्पॉन्सर किया गया था, मैं आपको मैं माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि जितने पैसे में इसको स्पॉन्सर किया गया था। एक केरला के तट पे आता है, केरला के तट पे इसने कालीकट में आता है, और जितने पैसे में इसको स्पॉन्सर किया गया था, यहाँ से वो ले जाता है मसाला अपने देश में, और वहाँ पे इसका वो जितना लगाया था उसका वो 60% 60 गुना इसको फायदा होता है। यानी कि आप समझ सकते हैं, छोटे से आंकड़े के जरिए मैं बताना चाहूँगा, अगर आप कोई सामान 5 रुपये में लेते हैं और अगर उसको 60% के अकॉर्डिंग बेच देते हैं, इंटू आप 60 में 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका डायरेक्ट आपको आपका 300 रुपीज़ हो जाता है। आप समझिए, कोई सामान अगर आप 5 रुपये में खरीद रहे हैं और 300 में बेच रहे हैं, तो आपको कितना मुनाफा हो रहा है। यही प्रक्रिया यूरोपियों के साथ हुआ भारत से व्यापार करने में। अब देखिए, वो आता है व्यक्ति, यहाँ पे भारत में उसका आगमन होता है, और इस प्रकार वो पूरे भारत में व्यापार करना तभी से वो लोग स्टार्ट कर देते हैं। अब देख सकते हैं, यहाँ से आएंगे वो लोग केरला के तट पे, यहाँ से अपने नाव के थ्रू जिससे भी आएंगे व्यापार करना स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये हुई उनके साथ, क्योंकि वो जब आया फर्स्ट टाइम 1498 में उसने भारत में केरला में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद आपके 1503 यानी कि 1503 में वहाँ से एक पुर्तगाल की एक कंपनी बनाई जाती है, जो कि यहाँ पे बिजनेस करने के लिए वहाँ के कंट्री जो पुर्तगाल
उसको भेज देता है कि आप लोग जाइए, आप लोग भारत से बिजनेस करिए, आप लोग एशिया महाद्वीप में बिजनेस को स्टेब्लिश कर लिया, आपको इतना मुनाफा है। इसके 5 साल में थ्रू हुआ क्या था, 1498 और 1503 के बीच में हुआ क्या था कि उसने एक बार अपनी प्राइवेट कंपनी एक टुकड़ी लेके आई थी रिसर्च के लिए, और उसने 3 बार अपनी यहाँ से बिजनेस की, अपनी यात्राओं की थी, 3 बार यात्रा किया था, साथ ही साथ एक बार टुकड़ी लेके आया था। उसके बाद सी डायरेक्ट इतनी जल्दबाजी के साथ 5 सालों में कोई देश, जो कि आप देख सकते हैं यूरोप कितना दूर है एक भारत से, इसने यहाँ पे एक कंपनी स्टेब्लिश कर दी और यहाँ पे अपना कालीकट केरला में स्टेब्लिश कर दी। यहाँ से मसाला, काटन और अन्य जैसे सोने चांदी का भी यहाँ से व्यापार स्टार्ट कर दिया, यहाँ से सीधे लूटने पाटने का काम यहाँ पे चालू कर दिया था। साथियों, पुर्तगाली कंपनी भारत में स्टेब्लिश हो चुकी थी और ये बहुत ही तेजी से कामयाबी होने लगी थी। अब कामयाबी होने के पीछे 3 लोगों का बहुत ही मुख्य नाम से नाम जाना जाता है, जिसमें से पहला नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का नाम इसलिए लिया जाता है कि इसने आते ही एक रणनीति बनाई, क्योंकि जो इंडियन ओशियन है, जो हिंद महासागर है, यहाँ से कोई और देश का व्यक्ति भारत में व्यापार करने के लिए न चलाए, इसलिए उसने एक संधि बनाई। एक उसने जो कि शांत जल की नीति बताई गई इसे, जिसमें पॉलिसी ये थी कि जो 60 से 80 किलोमीटर लगभग जो एरिया था भी उससे अधिक, इसमें समुद्र के जो इंडियन ओशियन है, इस महासागर में कोई दूसरे देश का व्यक्ति भारत में एंट्री उनके बिना परमिशन के नहीं कर सकता था। यह एक बहुत ही अच्छी रणनीति थी। यही कारण था कि ये कंपनी जितनी कंपनी अदर जो आई ब्रिटिश को छोड़ के, उनसे सबसे ज़्यादा समय तक टिक सकी। और दूसरा व्यक्ति का जो नाम था, उसका नाम है अल्बुकर्क। अब इसका सबसे बड़ा योगदान इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसने गोवा को अपना साम्राज्य बना लिया था। इसके समय में हुआ क्या था कि हम लोग लगभग उस टाइम 15-16 सेंचुरी की घटनाएं हैं। उस समय 1500 के आसपास में हमारे यहाँ लोधी वंश शासनकाल था, अगर हिस्ट्री को देखें तो। और भारत की सल्तनत धीरे धीरे नीचे जाने लगी थी, क्योंकि हमारा जो इंडिया का जो कल्चर था, पहले ही ये जातिवाद अन्य विभिन्न कारणों से छोटे छोटे गुटों में बता हुआ था, राजाशाही शासन था। और यहाँ पे एक राजा जो छोटे छोटे राजाओं को कंट्रोल करता था, तो कि यह बिजनेसमैन जो कि पुर्तगाली भारत से बहुत ही तेज थे, यहाँ पे आने के बाद वहाँ पे अपनी बुद्धि बल पे, बाहुबल पे आधार पे उन पे जीतने पे कामयाबी में सफल होते चले जा रहे थे। हुआ क्या कि गोवा पे इसने राज्य स्थापित कर लिया, इसने जो अल्बुकर्क था, और वहाँ पे एक रणनीति बनाई जो कि विधवा विवाह, जिसे हम लोग सती प्रथा बोला जाता है, सती प्रथा को वहाँ पे बैन करा दिया। सती प्रथा को हम लोग जानते हैं राजा राम मोहन ने बैन कराया था, लेकिन इसको फर्स्ट टाइम पुर्तगालियों ने ही बैन करा दिया था गोवा में। इसका पूरा बेनिफिट पुर्तगाली उठाना चाहते थे। उनका बेनिफिट ऐसे था कि जो हमारे यहाँ की महिलाएं थी, उनका पति के चले जाने के बाद कोई देख रेख करने वाला नहीं था, और सती प्रथा खत्म हो जाने पर उनको खाने पीने और अन्य पे निर्भर होने के लिए ये जरूरी था कि शादी ब्याह किसी न किसी पे अग्रसर होना। और पुर्तगाली व्यापारी जो थे, अब उनको यहाँ होने के कारण अब उनसे रोटी बेटी का संबंध आसानी से बना लेते थे, और जिसका पूरा बेनिफिट इन्होंने उठाया। और इसका यही कारण था कि आज़ादी के बाद भी हम लोगों ने गोवा को आज़ाद नहीं करा पाया, और लगभग आपकी 1960 के अप्रॉक्स में हम लोगों ने गोवा को अपने खून की आहुतियाँ देकर अपने सैनिकों को भेजकर वहाँ का भगाने के बाद अपने यहाँ से ले पाया। अब सोचिए, यूरोप कितना दूर, पुर्तगाल कितना दूर, लेकिन फिर भी आज़ाद भारत में भी इन लोगों ने यहाँ से जाने से इनकार कर दिया था। ये रोटी बेटी का संबंध स्थापित कर चुके थे, यही इनका सबसे अच्छा योगदान था। अब साथियों, तीसरी बात आएगी तो हम लोग नाम लेंगे नीना डी कुन्हा की। नीना डी कुन्हा की खास बात यह है कि इसने गोवा को राजधानी बनाया। ये 1520 में आता है, 1520 में गोवा को राजधानी बनाता है, और 1535 और आपका 1559 में इसने दमन और दीव जीतता है और यहाँ पे अपना साम्राज्य को कायम स्थापित कर लेता है। अब दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि पुर्तगाल पूरे भारत पे, यहाँ पे पूरे तटीय इलाकों पे अपना केंद्र स्थापित कर चुका है और व्यापार के लिए चरम सीमा पे बढ़ता चला आ रहा है। तो इस प्रकार वे अपने लिए लगभग 60 से 80 साल से भी अधिक समय तक पुर्तगाल भारत से लूटता रहा, यहाँ से सामान ले जाता रहा। मसाला, काटन, सोने चांदी, अन्य न जाने किन किन का व्यापार यहाँ से भारत को लूटता रहा। आपने देखा कि इसने एक बार के ओवरटर्न में लगभग 60% से ज़्यादा का मुनाफा कमा रहा था। तो इस प्रकार ये भारत को पूरा लूटता रहा। आपको हमारे साम्राज्य पे किस प्रकार के इन लोगों ने आया, इसको समझने के छोटा ट्रिक बताना चाहूँगा। ये कि आपके पास 5 वर्ड है, PDEDF। PDEDF आपको पुर्तगाली में जो फर्स्ट पी से आ चुके हैं, उसके बाद डी से डच आते हैं।
तो डच का भारत में आगमन होता है। डच जो कि स्पेन का गुलाम हुआ करता था, ये भी यूरोप की ही कंट्री है, वहाँ पे भी इसको लूटा पाटा गया, इसको भी गुलाम था, लेकिन जब आज़ाद हुआ तो उसको भी सेम कंडीशन पुर्तगाल की तरह ही था, उसे भी व्यापार में आगे बढ़ना था, टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे वहाँ के यूरोप वाले थे ही, तो उसे भी भारत का रास्ता सूझा, भारत में व्यापार करने के लिए उसका आगमन होता है। सबसे पहले यहाँ पे डच आते हुए, डच जो कि हॉलैंड पहले बोला जाता था, वहाँ के एरिया को हॉलैंड जो कि इस समय नीदरलैंड बोला जाता है, नीदरलैंड से ही वहाँ से डच लोग आए और भारत में सबसे पहले इन लोगों ने श्रीलंका पे आए, क्योंकि भारत में डायरेक्ट हल नहीं सकते थे, पुर्तगालियों का एक साम्राज्य कायम हो चुका था, वहाँ पे एक संधि भी बन चुकी थी भारत में आने के लिए। इन लोगों ने श्रीलंका को अपना कब्जा कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे ये लोग भारत में आने लगे और पुर्तगालियों पे ये लोग भारी पड़ने लगे। इस प्रकार जो कि इंडिया कोस्टल एरिया है, जो कि केरला साइड का और गोवा साइड का, यहाँ पे अपना साम्राज्य करने में स्थापित हो गए। पुर्तगाली जब देखें कि हम लोग डच से नहीं लड़ सकते, तो उन लोगों को एक रास्ता सूझा, वो लोग यहाँ से जाने लगे। लेकिन पुर्तगाली बहुत तेज थे। मेरा तेज बोलने का तात्पर्य क्या साथियों, देखिए पुर्तगाली करते क्या हैं कि पुर्तगालियों के पास जो मुंबई की जो एरिया रहती है ये बची रहती है, ये करते हैं कि जो ब्रिटिश के अपनी एक पुर्तगालिन की जो पुर्तगाल की एक जो वहाँ की प्रिंसेस होती है जिसका नाम कैथरीन है, कैथरीन का शादी ब्रिटिश के राजकुमार से करवा दी जाती है और बदले में दी जाती है मुंबई की ज़मीन। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि शादी यूरोप में हो रही है और ज़मीन हमारी दी जा रही, तो हमारी क्या स्टेटस रही होगी उस समय, हमारे यहाँ के साम्राज्य की, जो कि हम लोग जातिवाद और अन्य नाम किस प्रकार साम्राज्य में बढ़ चुके थे, एक ही खास वर्ग को ही यहाँ पे अधिकार था कि आप यहाँ पे राज्य कर सकते हैं। उन लोगों में हमारी क्या लेवल था, स्टेटस क्या था पूरी इंडिया का। दोस्तों होता क्या है कि अब ब्रिटिश के राजा ने तो इसको ले लिया, तो उसका करेगा क्या, इतना दूर वो तो आ नहीं सकता था। तो क्या हुआ, एक ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो कि प्राइवेट लिमिटेड ब्रिटिश की कंपनी थी, वो भारत को व्यापार करने आई और उसने, ब्रिटिश सरकार ने वो ज़मीन जो मुंबई की थी उसने उसको लगभग यहाँ पे 10 पाउंड पर ईयर पे दे दिया और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश हो गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी के आते ही यहाँ से डच और पुर्तगाली सबको जाना पड़ा। और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि पूरे डच को जितने रहते हैं, इन लोगों के एक आसान मार्ग भी चुना कि इंडोनेशिया, जो कि मसाले के व्यापार वहाँ से इंडोनेशिया से इजी वे में कर लेते थे, इंडिया से मोस्टली काटन का ही व्यापार करते थे, तो यहाँ से ये लोग चले गए और इंडोनेशिया चले गए डच, और यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। और ये भी माना जाता है कि पुर्तगालिन जो कि गवर्नमेंटेड कंपनी थी, गवर्नमेंट में हमारा भी मानना होता है हम भी लोगों का कि गवर्नमेंट जॉब पा गए तो सब ऐसो आराम हो गए। वही रणनीति शायद उस समय भी रही होगी कि उतना ज़्यादा से काम नहीं हो पा रहा होगा तेजी से, तो ये लोग कंपनी को जाना पड़ा और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे भावी पड़ी और यहाँ पे अग्रसर हुई और अपना साम्राज्य बनाने में आगे चलने लगी। होता है क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के कारण यहाँ से डच चला जाता है, यहाँ से पुर्तगालिन अपना पूरा जितना एरिया रहता है ये दे देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसमें इसके साथ ही साथ ये होता है कि जो गोवा दमन दीव की जो एरियाएं हैं ये अपना पुर्तगाल अपने पास रखा ही रहता है दोस्तों। और फिर इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सब पे अग्रसर होता है और पूरा साम्राज्य किस प्रकार भारत पे करेगा इसकी जानकारी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हाँ दोस्तों, मैं अमन कुमार हर्ष आपको जो कि किस प्रकार हम लोग की सोने की चिड़िया भारत को किस प्रकार लूटा गया इस पे एनालिसिस हम लोग वीडियो कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर से। लगभग हम लोग 5 सीरीज की इस वीडियो को बनाएंगे जिसमें हम लोग 1947 15 अगस्त की कहानी तक पे पूरी स्टोरी को एनालिसिस करते हुए हिस्ट्री का पोर्शन को कवर करेंगे। तो दोस्तों आप लोग को पूरा एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सकता होगा कि आप लोग इस एनालिसिस के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त किए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें।